स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र में हमने पाठ 6 बेकारी का अध्ययन किया, जिसमें बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारणों की चर्चा की गई। बेरोजगारी उत्पन्न होने के टोटल कारण 10 है, जिसमें से 6 कारणों की चर्चा बेकारी के कारण भाग 1 वीडियो में हमने कवर किए। आज हम बेकारी के कारण में भाग 2, जिसमें बेकारी का कारण नंबर 7, 8, 9 और 10 इन 4 कारणों की विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, बेरोजगारी अर्थात जिसकी प्रवर्तमान वेतन दर पर कार्य करने की इच्छा शक्ति तैयारी होने के बावजूद भी अर्थतंत्र में यदि व्यक्ति को रोजगार प्राप्त न हो रहा हो तो वो व्यक्ति बेरोजगार है, ऐसा माना जाता है। बेरोजगारी का अध्ययन हमारे देश में आयोजन पंच, CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भगवती समिति, वेंकटरामन समिति जैसी संस्थाएं बेरोजगारी का अध्ययन करती है। बेरोजगारी का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक बेरोजगारी का अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक देश में व्यापक पैमाने पर बेकारी है या नहीं ये पता नहीं चलेगा, और यदि देश की बेकारी कितनी है ये पता नहीं चलती तो उसके ऊपर प्रभावशाली उपाय भी नहीं किए जा पाएंगे। और इसीलिए अर्थतंत्र की एक प्रमुख समस्या के रूप में बेकारी का अध्ययन इन समितियों के द्वारा किया जाता है, इन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, ताकि बेरोजगारी पता चले, कहाँ पर और कितने पैमाने पर बेकारी है इसका अंदाजा लगे, और जिससे सरकार के द्वारा और निजी क्षेत्र के द्वारा बेकारी की समस्या को हल करने के उपाय के संदर्भ में भी विचार विमर्श किया जा सकता है। तो दोस्तों, बेरोजगारी के उपाय हम बाद में देखने वाले हैं। सबसे पहले आज ये वीडियो के दूसरे भाग में हम बेकारी के कारणों की चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, बेकारी का कारण नंबर 7 है सार्वजनिक क्षेत्र की अकार्यक्षमता। आयोजन काल की शुरुआत से ही सरकार ने अर्थतंत्र का तेजी से विकास करने के लिए बड़े बड़े आधारभूत उद्योगों को और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अधिक से अधिक ध्यान दिया। सरकारी इकाइयों में अधिक से अधिक सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया, ताकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सरकारी इकाइयों में हो, सार्वजनिक क्षेत्र में हो, उतना ही सार्वजनिक क्षेत्र अधिक से अधिक रोजगार का सर्जन करके देश की पाई जाने वाली बेकारी का प्रमाण घटाने में मदद करेगा, ऐसी सरकार को अपेक्षा थी। किंतु सरकार की अपेक्षा सही साबित नहीं हुई, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र अपनी कमजोर कार्यक्षमता के कारण इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा होता था, लेकिन इन्वेस्टमेंट जितना होता था उसके सामने उत्पादन का प्रमाण उतना अधिक न बढ़ पाया। उत्पादन का प्रमाण न बढ़ने के कारण सरकार को जो अपेक्षा थी कि सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, वो अपेक्षा सरकार की सही साबित नहीं हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में अकर्मण्यता, नौकरशाही का दूषण, कर्मचारियों में आलस, ऐसी प्रवृत्तियां होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र लाभ कमाने के बजाय इकाइयों में हानि प्राप्त करते गए। हानि में से बचने के लिए सरकार ने उन उद्योगों में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल न मिलने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र अपनी कमजोर कार्यक्षमता दिखाता गया, जिस कारण सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकतम लोगों को रोजगार नहीं मिला। वही दोस्तों, यदि हम निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र में रोजगार अधिक से अधिक दे सकते हैं, इतनी उनकी कार्यक्षमता तो है, लेकिन सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान देने के कारण निजी क्षेत्र की सरासर उपेक्षा की। निजी क्षेत्र पर कई प्रकार के सरकार के द्वारा नियंत्रण लगाए गए, जैसे कि लाइसेंस सिस्टम। कोई भी निजी उद्योगों को खोलना हो तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। निजी उद्योगों में उत्पादन का प्रमाण बढ़ाना हो तो लाइसेंस चाहिए। निजी उद्योग कहीं पे भी वस्तु बेचना चाहे तो उसके लिए गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ती थी। ऐसे कई प्रकार के नियंत्रण गवर्नमेंट ने निजी क्षेत्र पर लगाया। निजी क्षेत्र यानी कि ऐसे क्षेत्र की जिनकी मालिकी आम जनता की होती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि एक तरफ निजी क्षेत्र पर नियंत्रण लगाने के कारण निजी क्षेत्र लोगों को रोजगार देने में सफल नहीं रहा, और दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की अकार्यक्षमता होने के कारण उन क्षेत्रों में भी रोजगार का सर्जन नहीं हुआ, और परिणाम स्वरूप अर्थतंत्र में बेकारी का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ता गया। तो ये कारण नंबर है 7। दोस्तों, बेरोजगारी का कारण नंबर 8 कृषि क्षेत्र के विकास की उपेक्षा। कृषि क्षेत्र का विकास जितना तेजी से होना चाहिए था, अर्थतंत्र में उतना तेजी से कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया।
हमारे देश की अधिकतर आबादी, लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। वर्तमान समय की भी अगर हम बात करें तो 65% आबादी गांव में रहती है और इन गांव में रहे हुए 65% आबादी में से मैक्सिमम आबादी का मुख्य रोजगार का सर्जन कृषि क्षेत्र के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र कमजोर गति से आर्थिक विकास में योगदान देने वाला क्षेत्र होने के कारण सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया ही नहीं। जितना इन्वेस्टमेंट सरकार ने बड़े बड़े आधारभूत उद्योगों में किया, शायद उसका थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट कृषि क्षेत्र में किया होता तो कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे 65 से 70% लोगों को कृषि क्षेत्र में से रोजगार मिलता, जिससे देश की बेकारी का प्रमाण घटता। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। सरकार ने जो आयोजन पंच की स्थापना की 1950 में, और जब से पहली पंचवार्षिक योजना चली, पहली पंचवार्षिक योजना में सरकार ने कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर ही देश का आयोजन किया था। किंतु कृषि क्षेत्र सरकार की अपेक्षा अनुसार सही न उतर पाने के कारण द्वितीय पंचवार्षिक योजना जो 1956 से शुरू हुई, उसमें सरकार ने अधिकतम इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े उद्योगों में किया, क्योंकि सरकार के सामने उस समय मात्र और मात्र अर्थतंत्र का तेजी से विकास करने का ही विकल्प था। सरकार सोचता था कि जितना ज्यादा उद्योगों का विकास होगा उतना ही रोजगार का सर्जन होगा, उतनी ही बेकारी घटेगी और अर्थतंत्र गतिशील बनते हुए विकास प्राप्त करेगा। किंतु सरकार की ये अपेक्षा सही नहीं हुई। उद्योग क्षेत्र अपनी कमजोर कार्यक्षमता के कारण पिछड़ी हुई अवस्था में रहा और वहीं कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की क्षमता तो है, लेकिन कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान न देने के कारण कृषि क्षेत्र में भी अधिकतम रोजगार का सर्जन नहीं हो पाया। देश की कृषि क्षेत्र बारिशी खेती के रूप में है। ऊपर की बारिश आएगी तो फसल होती है, अन्य समय में अन्य मौसम में फसल नहीं ली जा सकती। कृषि क्षेत्र में पुरानी तकनीक का ही उपयोग हो रहा है, पुरानी प्राचीन परंपरागत पद्धतियों का उपयोग हो रहा है, जिस कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का प्रमाण कम होता है। चूंकि अधिकतम आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ज्यादातर कृषि क्षेत्र के साथ संलग्न होती है, इसीलिए जब जनसंख्या का अधिक से अधिक बोझ कृषि क्षेत्र पर आता है तो प्रति श्रमिक उत्पादकता किसानों की बहुत नीची रहती है, जिससे किसान अपनी आवश्यकताओं को पर्याप्त पूर्ण नहीं कर पाते। रोजगार भी उन्हें कृषि क्षेत्र में सर्जित नहीं हो पाता। किसानों की स्थिति आप देख ही सकते हो दोस्तों। यदि अर्थतंत्र में हम किसानों का अध्ययन करें तो हम आपको पता चलेगा कि लगभग बारिश के समय में और ठंडी के समय में किसानों को थोड़ा बहुत रोजगार मिलता है, गर्मी के टाइम पे किसानों को बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मौसमी खेती है अपने देश में। जब बारिश आएगी तो फसल होती है, वरना नहीं। लगभग 40% जमीन पे सिंचाई की सुविधा है, जहाँ के किसान संपन्न हैं, लेकिन बाकी दूसरे 60% जमीन पर सिंचाई की सुविधा न होने के कारण उन किसानों की स्थिति दयनीय है। हमारे देश में हरित क्रांति लाई गई, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने वाली वो साबित भी हुई, लेकिन हरित क्रांति का भी व्यापक प्रचार प्रसार मात्र कुछ गिने चुने स्टेट में ही हुआ। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी जैसे प्रदेशों में ही आपको हरित क्रांति का लाभ अधिक मिल रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। तो वहां तो कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति आने के कारण रोजगार का सर्जन हुआ, लोगों की आय भी बढ़ी, लोगों में संपन्नता आई, खुशहाली आई। लेकिन बाकी प्रदेशों में जहां हरित क्रांति का लाभ मिला ही नहीं, वहां किसानों की स्थिति दयनीय है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि कृषि क्षेत्र के विकास की सरकार के द्वारा उपेक्षा करने के कारण, क्यों सरकार ने उपेक्षा की कृषि क्षेत्र की? क्योंकि सरकार कृषि क्षेत्र को धीमी गति से विकास करने वाला क्षेत्र के रूप में जानता है। परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में अधिकतम रोजगार का सर्जन नहीं हुआ। क्योंकि ज्यादातर लोग कृषि क्षेत्र के साथ ही संलग्न हैं रोजगार के लिए, तो ज्यादा ध्यान सरकार को कृषि क्षेत्र में देना चाहिए था। लेकिन सरकार ने कमजोर गति से आर्थिक विकास करने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है ऐसा समझकर कृषि क्षेत्र में उतना समय नहीं दिया, उतना ध्यान नहीं दिया, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। परिणाम स्वरूप ग्रामीण आबादी में से कई सारे लोग बेरोजगारी का शिकार बनते गए। आज हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे तो बेरोजगारी में प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेकारी दिखाई देती है। इसका एकमात्र कारण कृषि क्षेत्र के विकास की उपेक्षा ही है। तो ये कारण नंबर 8। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं बेकारी का कारण नंबर 9, श्रम की मर्यादित गतिशीलता। कई परिस्थिति में हमारे देश के श्रमिक एक जगह से दूसरी जगह गतिशील न होने के कारण भी बेरोजगारी का शिकार बन जाते हैं। क्यों गतिशील नहीं होते? उसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे उनकी भाषा, धर्म, रहन सहन, वातावरण, सुख सुविधाएं। इन सभी परिबलों से प्रेरित होकर व्यक्ति ऐसी जगह रोजगार प्राप्त करता है कि जो उसके आवास के नजदीक हो। कई बार परिवार
एक जगह बस गया हो तो वो व्यक्ति परिवार को छोड़कर दूसरी जगह रोजगार प्राप्त करने के लिए या दूर के स्थानों पर नहीं जाता। कहीं कहीं पे वाहन व्यवहार की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण भी व्यक्ति गतिशील नहीं हो पाता और ऐसी परिस्थिति में उसे दूसरे प्रदेश में या दूसरे एरिया में रोजगार मिलने के बावजूद भी वो वहाँ रोजगार के लिए नहीं जाता और परिणाम स्वरूप अपने आवास के आसपास ही रोजगार ढूंढता है। और यदि उसके आवास के आसपास उसे रोजगार नहीं मिला तो वो बेरोजगारी का शिकार हो जाता है। हमारे देश में ऐसी भी परिस्थितियां देखने को मिली कि शहरी माहौल में बड़े बड़े लोग जब इन्हें रोजगार ग्रामीण अर्थतंत्र की ओर मिलता है लेकिन फिर भी ये शहरों में रहना पसंद करते हैं, गांव में जाकर रोजगार प्राप्त करना पसंद नहीं करते क्योंकि इनका जीवन यापन शहरों में हो रहा है। तो शहरों की चकाचौंध, मौज शौक के साधन, वाहन व्यवहार की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, एजुकेशन की फैसिलिटी शहरों में इन्हें पर्याप्त पैमाने पर मिलती है और वो ये सोचते हैं कि यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाकर रहेंगे तो वहाँ ये सारी सुविधाएं हमें नहीं मिलेगी, जिस कारण वो गतिशील नहीं होते। गतिशील का मतलब है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह रोजगार के लिए नहीं जाते और परिणाम स्वरूप बेरोजगार रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला कि पर्टिकुलरली लैंग्वेज भी व्यक्ति को उस एरिया में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाने के लिए जिम्मेदार कारण बन जाता है। जैसे माना कि कोई फैमिली ऐसी है कि जो हिंदी भाषा अच्छी तरह से जानती है, उन्होंने कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं सीखी और उन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसका भी ज्ञान नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति को यदि साउथ के किसी एरिया में हम नौकरी दे या उसे वहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध हो तो वो व्यक्ति अपना प्रदेश छोड़कर साउथ के प्रदेश में जाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि जाने से पहले वो यही देखेगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी लैंग्वेज हमें तो आती नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश उसका ज्ञान हमें नहीं है, तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, वहाँ के धर्म रीति रिवाज सब अलग है, यहाँ के धर्म रीति रिवाज सब अलग है, तो फिर हम ऐसे माहौल में एडजस्ट कैसे करेंगे। ऐसे सोचकर व्यक्ति गतिशील नहीं होता और परिणाम स्वरूप अपने ही घर के आसपास वो रोजगार की तलाश करता है, लेकिन अपने घर के आसपास अगर उसे रोजगार नहीं मिला तो वो बेरोजगारी का शिकार बन जाता है। तो बेरोजगारी के लिए दोस्तों एक जिम्मेदार कारण ये भी है श्रम की मर्यादित गतिशीलता। श्रम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं होता जिस कारण वो बेरोजगार रहता है। आज आप राजस्थान, महाराष्ट्र, इसके अलावा यूपी, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट में देखोगे तो वहाँ के कई सारे लोग गतिशील होकर अपने सूरत में यानी कि गुजरात में आए और गुजरात में उन्होंने रोजगार सर्जन किया, रोजगार प्राप्त किया, जिनसे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार भी आए। वो गतिशील हुए इसलिए ये सब पॉसिबल बना। आज वो बेरोजगार नहीं है। लेकिन ऐसे भी आपके ऐसे प्रदेशों में लोग आपको देखने को मिलते होंगे कि वो यहाँ नहीं आना चाहते गुजरात में, बल्कि वो अपने ही प्रदेश में रहना चाहते हैं और वहाँ रहकर वो छोटा मोटा काम जो मिला वो कर लेते हैं, बाकी लंबे समय तक वो बेरोजगार ही रहते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का उतना सर्जन नहीं होता और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का यदि उतना सर्जन नहीं हुआ तो कुछ समय के लिए रोजगार मिलेगा, बाकी समय के लिए बेरोजगार रहना पड़ेगा। जैसे आप अपने गांव में देख सकते हो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बारिश के समय में 10-15 दिन रोजगार प्राप्त करते हैं, फिर जब खेतों में फिर से काम निकलते हैं तो 10-15 दिन काम मिलता है। ऐसे 4 महीने की फसल में व्यक्ति को खाली 30 या 35 दिन का ही रोजगार मिलता है, तो बाकी के समय में तो बेरोजगार ही हो रहा है। लेकिन वो फिर भी ऐसा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो गतिशील नहीं होना चाहते, वो शहरों की ओर स्थानांतरित नहीं होना चाहते। जिस जगह रोजगार व्यापक पैमाने पर मिलता है वहां जाना पसंद नहीं करते। परिणाम स्वरूप श्रम की मर्यादित गतिशीलता होने के कारण श्रमिकों को बेरोजगार होना पड़ता है। ये बेरोजगारी का कारण नंबर 9 है। बढ़ते हैं दोस्तों कारण नंबर 10 और ये लास्ट वाला कारण है हमारा। बेरोजगारी का कारण नंबर 10 है अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधाएं। हमारे देश में आंतरिक ढांचागत सुविधाएं जो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक आर्थिक आंतरिक ढांचागत सुविधाएं और दूसरी सामाजिक आंतरिक ढांचागत सुविधाएं। हमारे देश में इन दोनों सुविधाओं का यानी कि आर्थिक आंतरिक ढांचागत सुविधा और सामाजिक आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का अपर्याप्त विकास हुआ है। आज भी आप देखोगे तो वाहन व्यवहार की सुविधा, सड़क की सुविधा, रेलवे की सुविधा, उसके अलावा बिजली, पानी, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधाएं पर्याप्त पैमाने पर उपलब्ध नहीं है। और जब पर्याप्त प्रमाण में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो इन सुविधाओं के निर्माण से होने वाले रोजगार का सर्जन भी देश में नहीं हो रहा है। क्योंकि देश में अगर कहीं पे हम बिजली की सेवा देते हैं तो बिजली की सेवा प्राप्त होने से पहले जब बिजली को एस्टैब्लिश किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह बिजली स्थानांतरित की जाएगी, तब उस प्रक्रिया में से कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा।
ग्रामीण क्षेत्र से सड़क अगर पक्की सड़क बनती है तो सड़क के निर्माण में ही लोगों को रोजगार मिल जाता है, लेकिन हमारे देश में अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधा होने के कारण सड़कों का निर्माण जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया और परिणाम स्वरूप लोगों में बेरोजगारी का प्रमाण दिखाई देता है। सरकार ने ये सब करने के लिए कई सारी योजनाओं का अमल भी किया, लेकिन इन योजनाओं का अमल वास्तव में होने के बजाय मात्र कागजों पर ही सिमट कर रह गया है, जिस कारण हमारे देश के आज भी कुछ विस्तारों में देखोगे तो जहां बिजली की सेवा नहीं है, आज भी कई सारे गांवों में पक्की सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य विषयक सेवाएं नहीं है जिसमें हॉस्पिटल नहीं है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है, स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है, एजुकेशन के लिए शिक्षा स्कूल नहीं है। कई सारे गांव तो ऐसे हैं कि जहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए दूर दराज के स्थानों पे एजुकेशन लेने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सभी देश की अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधाओं को दर्शाता है। यदि ये सारी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण हुई तो लोगों को उसमें से रोजगार मिलेगा, जिस कारण बेकारी का प्रमाण घटेगा। किंतु ऐसी पूरी तरह से सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पा रही है, जिस कारण देश में बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये था बेरोजगारी का कारण नंबर 10, अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधा। आंतरिक ढांचागत सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण बेरोजगारी है। आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का विकास होगा तो अर्थतंत्र को दो बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि कहा जाता है आंतरिक ढांचागत सुविधाएं जितनी ज्यादा बढ़े उतना ही लोगों की आय भी बढ़ती है। आंतरिक ढांचागत सुविधाओं से लोगों को रोजगार भी मिलता है और दूसरा फायदा इसका यह है कि आंतरिक ढांचागत सुविधाओं से लोगों के लिए रोजगार के अन्य विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहा हुआ कोई भी व्यक्ति अपना माल सामान सड़क के अभाव के कारण शहरों में बेचने के लिए नहीं ले जा पाता, परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में उसे कम भाव पर वस्तु बेचनी पड़ती है। लेकिन सोचिए, अगर उन्हीं गांव से एक पक्की सड़क शहर को जोड़ गई तो उस पक्की सड़क की सहायता से वो अपना माल सामान शहरों में बेचेगा तो मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा और रोजगार का सर्जन भी अधिक पैमाने पर होगा। इसलिए दोस्तों, देश के ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, दोनों में आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का विकास होना चाहिए। सरकार अपने कुल बजट का लगभग 35% जितना इन्वेस्टमेंट आंतरिक ढांचागत सुविधाओं पर करता है, किंतु देश इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि यहाँ इन सभी सुविधाओं का शिक्षा, स्वास्थ्य, रास्ते, पानी, बिजली, ऊर्जा, ये सभी सुविधा देने के लिए कई सारा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। चूंकि सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रहा है, लेकिन सरकार ने जितने प्रयास किए वो अभी भी कहीं ना कहीं कम ही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी यानी कि अर्थतंत्र बहुत बड़ी है। हालांकि हम अपेक्षा रख सकते हैं कि सरकार अगर ऐसे ही सक्रिय प्रयास करे तो आने वाले समय में सभी आंतरिक ढांचागत सुविधाएं सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त पैमाने पर मिलेगी और एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें देश में रोजगार का क्रिएशन होगा, रोजगार क्रिएट होगा और देश की बेकारी की समस्या घटेगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधा होने के कारण, जैसे कि रास्ते बराबर नहीं है, बिजली की सुविधा बराबर नहीं मिलती, पानी की सुविधा बराबर नहीं मिलती, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग धंधों की स्थापना भी उतना तेजी से नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक उद्योगों के लिए आवश्यक ऐसा बिजली, संदेश व्यवहार की सुविधा और वाहन व्यवहार की सुविधा आवश्यक होती है। किंतु सड़कें बराबर न होने के कारण और बिजली की सुविधा पर्याप्त पैमाने पर न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने के बारे में उद्योगपतियों के द्वारा विचार नहीं किया जाता। चूंकि यदि ग्रामीण क्षेत्र में आंतरिक ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए तो उद्योगों की सरलता से स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र कच्ची चीजों का निर्माण करते हैं, कच्ची चीजों को ही उद्योगों के द्वारा कच्चे माल के रूप में खरीदा जाता है। परिणाम स्वरूप यदि उद्योगों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में हुई तो आसानी से कच्चा माल उन्हें मिल जाएगा, प्लस सस्ते दर से श्रमिक भी मिल जाएंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास रोजगार उपलब्ध न होने के कारण यदि उन्हें थोड़ा कम भी वेतन मिले, लेकिन अगर परमानेंट वेतन मिलता है, हर दिन रोजगार मिलेगा, तो वो खुशी से कार्य करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट होते हैं आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का यदि ग्रामीण अर्थतंत्र में विकास किया गया तो। किंतु हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधा होने के कारण उद्योग धंधों की स्थापना नहीं हुई, परिणाम स्वरूप लोगों को रोजगार नहीं मिला और देश की बेरोजगारी बढ़ती रही। तो इस तरह से दोस्तों, आज की क्लास में हमने कंप्लीट किए बेकारी के कारण। अगले वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेरोजगारी घटाने के